दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। तो हम लोग दृष्टि की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देख रहे थे, उस सीरीज में आज हम लोग 13वां टेस्ट देखेंगे। 13 नंबर का टेस्ट जो है 13 नंबर का टेस्ट देखेंगे, जिसमें जो फुल टेस्ट होगा ये। अगर पिछले टेस्ट अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का पेपर देखने जा रहे हैं हम लोग यूपी पीसीएस का। ये भी फुल लेंथ टेस्ट होगा और पीसीएस जैसे मुख्य एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है, उस तरह की फीलिंग आएगी आपको। तो चलिए, अगर आप इसको पॉज करके लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ा, आप वीडियो को पॉज करिए और एक OMR शीट खरीद लीजिए मार्केट से और उसमें अपने हिसाब से गोला को भरिए। फिर पूरा ख़त्म जब हो जाएगा, 150 क्वेश्चन जब पूरे हो जाएंगे तो आप अपने आंसर को मिलान कर लीजिएगा कि कौन सा सही है, कितना हमने सही किया, कितना हमने गलत किया। तो अगर 100 से अधिक क्वेश्चन आपके सही आते हैं, 100 प्लस अगर सही है आपके, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पे देखते हैं कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन जीडीपी के बारे में दिया हुआ है। पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो पहला इसमें कि नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। तो ये बात सही है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है, वर्तमान प्राइस पे गुड्स एंड सर्विस का जो अंतिम मूल्य होता है, उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जैसे इस वर्ष की जीडीपी अगर मान लीजिए हम निकाले, तो मान लीजिए 1000 करोड़ आया, 1000 करोड़ आया। तो जब इसको हम नॉमिनल कहेंगे, क्योंकि इसमें महंगाई शामिल है इसमें, क्योंकि इस बार करंट प्राइस पे हमने किया है तो इसमें महंगाई भी शामिल है। तो नॉमिनल जीडीपी होता है। फिर उसके बाद में जो रियल जीडीपी होता है, इसी को हम जब अपने बेस ईयर, मान लीजिए बेस ईयर हमारा 2011-12 है, 2011-12 अगर बेस ईयर है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। तो मान लीजिए वो आ गया 8000 के आसपास, 8000 करोड़ के आसपास, सॉरी 1000 करोड़, हाँ 8, तो आ गया 800 करोड़ के आसपास। तो हम मानेंगे कि ये रियल जीडीपी है। तो दूसरा क्या कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी वर्तमान वर्ष में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर वर्तमान वर्ष उत्पादन को संदर्भित करता है। तो नहीं, वर्तमान वर्ष को नहीं करता है, ये किसी बेस ईयर को संदर्भित करता है। तो इस वजह से इसका दूसरा वाला गलत है, इसका पहला सही है। तो सी आंसर इसका सही होगा। तो रियल जीडीपी का फार्मूला होता है, रियल जीडीपी का फार्मूला क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी बटे में जीडीपी डिफ्लेटर होता है, गुणित 100 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा रियल जीडीपी का। तो कुछ नहीं है, रियल जीडीपी का मतलब ये है कि हम उसको बेस ईयर से उसको एडजस्ट करेंगे तो रियल जीडीपी आ जाएगा। तो ठीक है, इसका सी आंसर सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रायोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है। तो डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पूछ रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो वो क्या होती है कि इंडिविजुअल है। जैसे मान लो आप ही पैसा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया महीना आप पैसा कमा रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपया आपको सैलरी मिली, 1 लाख रुपया आपको सैलरी मिली, तो आपने क्या किया कि जितना टैक्स आपको पे करना था, सारे टैक्स आपने पे कर दिए, तो माइनस टैक्स पे कर दिए जो आपके पास पैसा बचा, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये बचा, सारा टैक्स भरने के बाद आपके पास 50,000 रुपये बचा, तो आपकी इनकम जो हुई वो, उसमें से जब टैक्स हम घटा दिए, तो जो आपके पास इनकम बची वही आपकी डिस्पोजल इनकम है, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप खर्च कर सकते हो। तो उसी को कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम या प्रायोज्य आय। तो ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? पहला है व्यक्तिगत आय माइनस कारपोरेट टैक्स, तो कारपोरेट टैक्स नहीं है। तो दूसरा है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ठीक है,
तो इसका बी वाला ही सही है कि व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो सी वाला है कि व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान, तो ये गलत है। व्यक्तिगत आय माइनस हस्तांतरण भुगतान, तो ये भी गलत है। तो इतना याद रखिएगा कि व्यक्तिगत आय में से हम जब व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस कर भुगतान जब गैर कर भुगतान जब घटा देते हैं तो हमको प्रायोज्य आय मिल जाती है, या हमारी जो इनकम होती है उसमें से जितना टैक्स डिडक्शन करना है वो डिडक्ट होने के बाद में जो पैसा हमारे पास बचता है, एग्रीगेट पैसा जो बचता है जिसको हम सेव कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। तीसरा है जन योजना, पीपुल्स प्लान को तैयार किया था। तो पिछले ही पेपर में हमने बताया था आपको, पिछला जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें है ये जन योजना या पीपुल्स प्लान के बारे में बताया था। पीपुल्स प्लान क्या है, तो इसको किसने तैयार किया था ये बताना है हमको। तो इसको एम.एन. राय ने तैयार किया था, तो ए आंसर इसका सही है। श्री नारायण अग्रवाल नहीं है, जयप्रकाश नारायण भी नहीं है, जान मथाई भी नहीं है। तो जो एम.एन. राय ने दिया था ये 1945 में दिया था पीपुल्स प्लान, याद रखिएगा इसको। और जो जयप्रकाश नारायण थे इनका सर्वोदय था, 1950 में इन्होंने दिया, सर्वोदय प्लान इनका था। ठीक है। एक पूछता है बॉम्बे प्लान, तो 1944 में जो बॉम्बे प्लान आया था, 1944 में बॉम्बे प्लान, तो उसको जे.आर.डी. टाटा एंड जी.डी. बिरला ने इसको लाया था बॉम्बे प्लान को, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक, चौथे नंबर पे चलते हैं। गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा किसने तैयार किया था। तो पूछता है गरीबी हटाओ जो प्लान आया था, गरीबी हटाओ प्लान जो आया था वो किस 5 ईयर प्लान में आया था, ये पूछता है। तो ये जो पाँचवा 5 ईयर प्लान था, तो 5वें 5 ईयर प्लान में आया था गरीबी हटाओ। तो पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा तक किसने तैयार किया था। तो अमर्त्य सेन, डी.पी. धर, सुब्रमण्यम स्वामी, ए भार्गव। तो गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसका जो मसौदा तैयार किया था डी.पी. धर ने तैयार किया था। इसका बी आंसर सही है, डी.पी. धर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास था। तो टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना का था। तो 7वीं का, 9वीं का, 11वीं का या 12वीं का। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था जो 2007 से 2012 में आई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। जो 6ठे नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है WTO के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। पहला, WTO की स्थापना मारेकस समझौते के तहत हुई थी, तो मारेकस समझौता ठीक है। दूसरा है एंगोजी ओकोंजो इवेला WTO की महानिदेशक रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला हैं, ये पूछ रहा है, तो ये गलत है दूसरा। तो केवल एक सही है, तो इसका सी आंसर सही है। तो ये पहली महिला वुमन है, फर्स्ट महिला है ये WTO के जो महानिदेशक बनी है, फर्स्ट हैं ये, तो इस वजह से दूसरा वाला गलत है। चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, पूछ रहा है डायरेक्ट टैक्स। तो संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स है, प्रतिभूति कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी डायरेक्ट कर है, सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सी ही नहीं सही है। और कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, तो इसका सी आंसर सही है कि सीमा शुल्क डायरेक्ट टैक्स नहीं है। 8वां है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो पहला है कि यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, तो पहला ठीक है, यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरा, यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ये भी ठीक है। तीसरा है NBFC के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये भी ठीक है। जब इसमें बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो बैंकों में ही बीमा सुविधा उपलब्ध होती है। डी है उपरोक्त में सभी, तो उपरोक्त में सभी सत्य हैं, तो डी आंसर इसका सही है, उपरोक्त में सभी सत्य हैं NBFC के लिए कि वो जमा स्वीकार नहीं कर सकती, भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। NBFC के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये भी ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन है CRR के बारे में बताना है।
कौन सा कथन सत्य नहीं है सीआरआर के बारे में? तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है, इसकी गणना निवल मांग और मियादी देयता के आधार पर दैनिक रूप से की जाती है। तो इट इज़ कैलकुलेट डेली बेसिस ऑन द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये सही है 9वें का। दूसरा है, इसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है। तो दूसरा गलत है, तो इसका बी ही गलत है। तीसरा क्या है, इसे केवल नगद रूप में रखा जा सकता है। तो ये भी ठीक है। इसमें कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। तो डी भी सही है, इसके कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। आरबीआई इसको तय करती है, ये चाहेगी तो इसको 100% भी कर सकती है, 0% भी कर सकती है। आरबीआई के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है ये? तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ही परिभाषित है। तो याद रखिएगा, इसी वजह से बी वाला गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला है, इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 में जारी किया गया था। दूसरा है कि यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। नीचे दिए गए कूट के बारे में कौन सा सही है बताना है हमको। तो इट प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, तो ये बात ठीक है। और पहली बार 1950-51 में आया था, तो ये भी बात ठीक है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। तो सी आंसर इसका सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही ठीक है। तो सबसे पहले 1950-51 में इसको आया था। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मात्रात्मक सुलभता का संबंध है। तो क्वांटिटेटिव एजिंग इज रिलेटेड टू, तो व्यक्तिगत आयकर से, तरलता संकट प्रबंधन से, संपत्ति प्रबंधन से, कार्बन टैक्स से। तो क्वांटिटेटिव एजिंग जो है वो तरलता संकट से के प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। तो जो ये क्वांटिटेटिव एजिंग है, इसमें शॉर्ट टर्म मेजर लेते हैं बैंक जो हैं, सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म सहारा लेते हैं जो ओवरकम करने के लिए, जो लिक्विडिटी जब क्राइसिस हो जाती है, तरलता जब संकट आ जाता है, तो उसको शॉर्ट टर्म हथियार के रूप में यूज करते हैं इसको। तो बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक बाजार में बताना है कि प्राइमरी जो मार्केट होता है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो प्राइमरी मार्केट का कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसमें मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार इस बाजार में किया जाता है। तो नहीं, इसमें नई प्रतिभूति आती है प्राथमिक बाजार में। यहाँ पर नई प्रतिभूति खरीदी या बिक्री होती है, खरीदी होती है, बिक्री नहीं होती। दूसरा है, यह भारतीय रिजर्व बैंक का द्वारा विनियमित होता है। तो ये भी गलत है। यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देता है। तो इट अलाउ टू इशू द फ्रेश सिक्योरिटी थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो आईपीओ द्वारा जारी करता है। तो यही सी वाला सही है। डी, प्रतिभूतियों की कीमत बाजार तंत्र द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये भी गलत है, इसका केवल सी सही है। तो पहला है, जो प्राइमरी मौजूदा प्रतिभूति नहीं, इसमें फ्रेश जो होती हैं, ताज़ा जो प्रतिभूतियाँ हैं वो आती हैं, जो पहली बार आईपीओ होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, सबसे पहले किसी कंपनी का जो आईपीओ निकला या प्रतिभूति निकली, तो वो इस बाज़ार में कारोबार करती है। तो मौजूदा नहीं थी, इसीलिए गलत है। यह आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होता है। ये जो होता है सेबी द्वारा विनियमित होता है, सेबी द्वारा विनियमित होता है। इसी वजह से इसका बी वाला भी गलत है। अब प्रतिभूतियों की कीमत बाजार तंत्र द्वारा निर्धारित नहीं होता है। जो उसकी जो प्राइस है वो डिटरमाइन होती है डिमांड, तो डिमांड सप्लाई पे भी बाजार तंत्र कार्य नहीं करता इस पर। तो प्रतिभूति जो इसकी प्राइस होती है वो डिपेंड करती है जो जिसको जारी करता है वो कितना इसको रख रहा है। तो जारीकर्ता के ऊपर है कि जारी करने वाली कंपनी इसको कितने रुपए में रख रही है, जारी करने वाली कंपनी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी वजह से डी वाला गलत है। तो इसका सी आंसर सही है बस। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 2002 में, 2009 में, 2006 में, 2008 में। तो गठन जो हुआ था इसका 2009 में हुआ था, मगर जो इसका जो सांविधिक ढांचा जो तैयार हो गया था, जो पास हो गया था संसद में, वो 2002 में ही पास हुआ था। तो
पूछेगा कि कब पास हुआ था बिल इसका, तो 2002 में बिल इसका पास हो गया था, मगर जो इसका गठन हुआ था 2009 में हुआ था, तो बी आंसर सही है। 2009 में इसका गठन हुआ था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर सही है इसका। अगला जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में है, तो पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो पहला है कि इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, तो नहीं, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा मार्च 2019 में पूछता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं, तो ये ठीक है दूसरा वाला, तो केवल 2 इसका सही है, तो ए आंसर इसका सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया 2011 में, 2016 में, 2019 में, 2014 में, तो कब लॉन्च किया गया था इसको, तो 2014 में लॉन्च किया गया था, डी आंसर सही है, श्रम सुविधा पोर्टल। तो पूछता है कौन लॉन्च किया है इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको लॉन्च किया है, और ये अलॉट करता है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर LIN जो होता है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जारी करता है, इस पोर्टल से जारी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे जोन और मुख्यालय से मिलान करना है, तो मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे, तो हेडक्वार्टर उनका कहाँ है पूछ रहा है, तो जो मध्य रेलवे है उसका मुंबई में है, तो एक का दूसरा हो गया, सेंट्रल रेलवे का हो गया मुंबई में, पूर्वी रेलवे का जो है वो कोलकाता में है, तो एक हो गया, उत्तर रेलवे का कहाँ है, नॉर्थन रेलवे का नई दिल्ली में है, तो 4 हो गया, पश्चिम मध्य रेलवे है जबलपुर हो गया, 3 हो गया, तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 है, बी आंसर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है सुमेलित नहीं है, बता रहा है, तो नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, तो बिल्कुल सही है, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली कोलकाता से जोड़ता है। कौन सा सुमेलित नहीं है हमको बताना है, तो नेशनल हाईवे 3 जो है आगरा मुंबई से जोड़ता है, ये भी ठीक है। नेशनल हाईवे 6 जो है दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, तो ये गलत है, ये हाजीरा को कोलकाता से जोड़ता है, ये 6 वाला गलत है, सी आंसर इसका गलत है, तो सी ही इसका सही आंसर है कि यही गलत सुमेलित नहीं है। तो NH6 जो है वो हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है बाया नागपुर, रायपुर होते हुए, संभल होते हुए, तो उड़ीसा होते हुए हजीरा को जोड़ता है, ये याद रखिएगा, हजीरा कोलकाता टू हजीरा, तो 6 है। 9 जो है पुणे से मछलीपट्टनम जाता है, तो ये भी ठीक है, 9 वाला पुणे से मछलीपट्टनम जाता है वाया सोलापुर एंड हैदराबाद होते हुए, विजयवाड़ा होते हुए, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो देख लीजिएगा इसको। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, तो कौन कौन से इसके हिस्से हैं विश्व बैंक के, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक, तो पहला इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तो ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ये भी ठीक है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये भी ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो ये भी ठीक है, तो चारों ही विश्व बैंक के हिस्सा हैं, तो चारों बी वाला आंसर ठीक है कि चारों ही इसके हिस्से हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, तो पूछ रहा है WEF विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, कोपेनहेगन में है, बर्लिन में है या लंदन में, तो जेनेवा में है, याद रखिएगा, ए आंसर सही है, जेनेवा में है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया है, तो कब मनाया है, तो जनवरी 2024 में, फरवरी 2024 में, दिसंबर 2023 में या नवंबर 2023 में, तो फरवरी 2023 में मनाया गया है वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है कि उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ पे है, झांसी में है, ये कानपुर में है, ग्रेटर नोएडा में है, लखनऊ में है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में हमने
पिछली वीडियो में किसी में एक क्वेश्चन इसका लगाया है, तो बताइए। तो ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, तो विकसित किया जा रहा है। सी आंसर इसका सही है, ग्रेटर नोएडा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए। तो सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव कहाँ संपन्न हुए? इंडोनेशिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, नेपाल में। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डे इलेक्शन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, ये आंसर सही है, इंडोनेशिया में। 23 नंबर क्वेश्चन है कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है, कि बिहार में, कि मध्य प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में? तो बिहार में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, पूछ रहा है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताना है। जो 11वां कठपुतली महोत्सव था उसके लिए पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पहला है इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। दूसरा है कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली की कला है। तो विभिन्न जगह विभिन्न तरह की कलाएं हैं, तो दूसरा गलत है। कठपुतली जो है राजस्थान की छाया कठपुतली नहीं है। पहला सही है कि इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया, तो ए आंसर इसका ठीक है कि चंडीगढ़ में आयोजन हुआ था इसका। तो जो राजस्थान की है वो छाया वाली नहीं है, वो रस्सी पपेट है, स्ट्रिंग पपेट जिसको कहते हैं, स्ट्रिंग पपेट है इसकी। तो इसी वजह से गलत है इसका, तो ए आंसर सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए आंसर सही है। 25 नंबर को है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे अगस्त 2017 में आरंभ किया गया था। इसके तहत लाभार्थी के लिए अनुदान अप्रैल 2024 में 25,000 रुपये होंगे। तो कौन सा सही है? तो इसका दूसरा सही है, केवल पहला गलत है। दूसरा सही है इसका कि इस लाभार्थियों के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये हो जाएंगे। तो इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो अक्टूबर 2019 में किया गया था, अक्टूबर 2019 में। पिछले में भी इसको क्वेश्चन देखे थे हम लोग, तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसको बढ़ा दिया गया है। और एक हाउस होल्ड में एक परिवार की 2 लड़कियों को दिया जा सकता है। ठीक है, अक्टूबर 2019 में इसको चालू किया गया था, याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। और अप्रैल 2024 से इसको 25,000 रुपये कर दिया गया, 20,000 से बढ़ा के, 15,000 से बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? तो आरबीएल को, कर्नाटक बैंक को, नैनीताल बैंक को, या साउथ इंडियन बैंक को? तो साउथ इंडियन बैंक को मिला है, डी आंसर सही है इसका, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च किया है? तो ड्रीम ऑफ डेजर्ट 5 सितारा ट्रेन किसने लॉन्च किया है? तो यमन है, इजराइल है, सऊदी अरब है, या मिस्र है? तो ऐसा कारनामा सऊदी अरब किया है, सी आंसर सही है इसका। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सालहेर और शिवनेरी किले चर्चा में रहे, कहाँ स्थित हैं? तो सालहेर और शिवनेरी किले जो हैं चर्चा में रहे थे, वो कहाँ है? तमिलनाडु में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है, और आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ पे है वो? महाराष्ट्र में है, तो सी आंसर सही है इसका। तो जो इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, शामिल नहीं किया गया, शामिल करने के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है इनको, भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है, विश्व धरोहर साइट में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है, अभी शामिल नहीं हुआ है। तो 24-25 के लिए इनको शामिल किया है। अब मराठा जो रूलर थे उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है ये, सालहेर और शिवनेरी किले महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को में शामिल होने के लिए भारत सरकार ने इनको नॉमिनेट किया है। 29 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो बारबोरा क्रेजसिकोवा, किन्वेन झेंग, दीपिका रैना, एरिना सबैलेंका।
एरिना सबैलेंका। तो पूछ रहे हैं तो दीप इसमें बारबोरा काजसिकोवा नहीं है, ये गलत है। किनवेन झेंग भी नहीं है, दीपिका रैना भी नहीं है, तो एरिना सबैलेंका है। एरिना सबैलेंका डी आंसर सही है इसका। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब विजेता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कले कलेगनार स्पोर्ट किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो कलेगनार स्पोर्ट किट योजना शुरू की गई राजस्थान द्वारा, तमिलनाडु द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, बिहार द्वारा। तो ये तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है, बी आंसर सही है। ये तमिलनाडु ने शुरू किया है कलेगनार स्पोर्ट किट योजना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो थान थाई पेरियार रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है। तो तमिलनाडु में ये भी है, याद रखिएगा, ये आंसर सही है इसका। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है बताना है आपको। जो 43वां है, 55वां है, 67वां या 93वां है? तो 93 नंबर पे है भारत हमारा सूचकांक पे। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 93वां नंबर पे भारत है। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व कुष्ठ दिवस 2024 की थीम क्या है? तो बीट लेप्रोसी, एडिंग डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो बीट लेप्रोसी इसका थीम था, तो ए आंसर सही है। तो कब मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस? विश्व लेप्रोसी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो समुद्री शैवाल की समुद्री खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा में भी नहीं, गोवा में भी नहीं, तो गुजरात में किया गया था। डी आंसर सही है, गुजरात में आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है? तो सी केयर्स वेब पोर्टल जो है पेट्रोलियम क्षेत्र से, नवीकरणीय ऊर्जा से, कोयला क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, तो कोयला क्षेत्र से संबंधित है। सी आंसर सही है इसका। तो कोयला क्षेत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा द्वारा, बिहार द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, छत्तीसगढ़ द्वारा। तो बिहार द्वारा लॉन्च किया गया नीतीश। तो कौन लॉन्च किया नीतीश को? तो बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया इसको, या बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी इसका आंसर सही है, नीतीश। क्वेश्चन 37 नंबर का कि इंडिया एनर्जी वीक IEW 2024 आयोजित किया गया था कहाँ पे? पुणे में, हैदराबाद में, गोवा में, चेन्नई में। तो गोवा में आयोजित किया गया था। तो प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया था, इंडियन एनर्जी वीक को 2024 में। ठीक है, माँ कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम में। तो असम में है, डी आंसर सही है। कामाख्या मंदिर जो है असम में ही है, तो डी आंसर सही है। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि सदा तनसीक भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सदा तनसीक जो है वो इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इराक, श्रीलंका। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ है, बी आंसर सही है। सदा तनसीक जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अरेबिया और सऊदी अरेबिया। तो मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 में? तो किनको दिया है? तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो
तो सबको सम्मानित किया गया। पीवी नरसिंह राव को सम्मानित किया गया, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को भी, लाल कृष्ण अडवाणी को। तो चारों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो डी आंसर सही है इसका 40वें का। तो कर्पूरी ठाकुर, तो 5 लोगों को दिया गया इसमें। तो 5वें जो हैं वो कौन है? MS स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन, तो ये भी शामिल हैं। तो 5 लोगों को मिला है। तो 5 लोगों का नाम इस तरह से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछ रहा है, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया है? तो UPI जो है किस देश में लॉन्च किया गया है? तो श्रीलंका, मॉरिशस, मिस्र, A और B दोनों में। तो श्रीलंका और मॉरिशस दोनों में लॉन्च हुआ। तो A, B इसका सही है, डी आंसर सही है इसका। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा। तो पुरुलिया लोक छऊ नृत्य यह संबंधित है किस देश से? किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से नहीं, कर्नाटक से भी नहीं है, असम से भी नहीं है, केरल से संबंधित है। तो पुरुलिया छऊ लोक नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2024 स्वर्ण पदक जीता है? किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, PV सिंधु, अनमोल खरब। तो किसने जीता है? तो PV सिंधु हैं और अनमोल खरब हैं। तो इसका B आंसर सही है, PV सिंधु और अनमोल खरब जीते हैं इसका। 43वें क्वेश्चन का चलते हैं 44वें नंबर पे। 44वें क्वेश्चन कह रहा है कि गोटेक, निम्नलिखित में किस देश ने गोटेक GOV टेक पुरस्कार 2024 जीता है? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो भारत ने जीता है गोटेक। तो डी इसका A आंसर सही है, गोटेक भारत ने जीता है। तो ये जो अवार्ड है वो जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दिया गया 2024 में। तो ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया है UAE गवर्नमेंट ने। ये भी याद रखिएगा, UAE गवर्नमेंट इसको देती है और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में इसको ये दिया गया भारत को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? तो पूरे भारत की जो पुलिस ड्यूटी मीट है वो 67वीं थी। तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो वाराणसी में, गोरखपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में। तो लखनऊ में किया गया था, C आंसर इसका सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो केंद्र और राज्यों के विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, गैर सांविधिक प्राधिकरण। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके बताना है कि कौन सा राज्यों की परिभाषा में आते हैं। तो पहला आता है स्थानीय प्राधिकरण भी आते हैं, सांविधिक प्राधिकरण भी आते हैं, गैर सांविधिक प्राधिकरण भी आते हैं। तो डी वाला आंसर सही है। जैसे गैर सांविधिक में नीति आयोग हो गया है तो वो भी तो आता है, तो उसका डी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? तो आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि KT शाह का प्रसिद्ध उद्धरण, KT शाह का एक प्रसिद्ध उद्धरण, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? तो KT शाह का जो प्रसिद्ध उद्धरण है कि एक चेक है जो बैंक में उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, भारतीय संविधान में से किस भाग को है? प्रस्तावना को नहीं है, मौलिक अधिकार को भी नहीं है, राज्य की नीति निषेध तत्व यही सही है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो C इसका आंसर होगा 47वें का। DPSP के बारे में कहा गया है क्योंकि DPSP में जो कहा गया है वो सब कुछ करने योग्य है, मगर ये तभी किया जा सकता। इसमें ये भी बताया गया कि जब सरकार के पास संसाधन हो तो ये सब करने का प्रयास करे, जो कि DPSP में लिखा हुआ है। तो उसको प्रयास करने के लिए कहा गया, तो वही इसीलिए KT शाह ने लिखा था।
तो भुगतान बैंक के साधनों की अनुमति पर ही संभव है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित की परिलब्धियों भत्तों विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। कौन कौन इसमें नहीं आते हैं? जो दूसरी अनुसूची है उसमें कौन कौन नहीं आते हैं इसके बारे में बताना है। तो कौन से संबंधित? तो भारत के राष्ट्रपति आता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी आता है, राज्यसभा का सभापति आता है, भारत का जो न्यायवादी है, महान्यायवादी, वो नहीं आता है इसमें। तो इसका डी वाला आंसर गलत है कि यही संबंधित नहीं है इससे। तो पूछ रहा है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित परिलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं है। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित नहीं है। नहीं तो उसमें कौन कौन आते हैं बताते हैं सेकेंड शेड्यूल में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के, चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन हैं। फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट हैं और कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग भी हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76 महान्यायवादी इसके अंदर नहीं आते, तो याद रखिएगा। तो सी इसका डी आंसर सही है। 49 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो सही बताना है। तो 49 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो सही कौन सा है? तो पहला है किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये गलत है, होती है। नहीं होगा, होती है। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता है। तो ये बात सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। तो दूसरा इसका सही है। तो 49वीं का बी आंसर ठीक है, पहला गलत है। तो बी आंसर ठीक है। इसका पहला गलत इस वजह से है क्योंकि राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जब भी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति जो है वहाँ के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा तथा मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI से वो परामर्श करेगा। इसलिए इसका 2 सही है, 1 गलत है। 50 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक होगा कहा था। तो आर्टिकल 362, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था बी है आर्टिकल 32 द्वारा। आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा था क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकारों के जो हनन का संरक्षण होता है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को लिया गया है कहाँ से। तो जो PIL जो होता है, PIL जो दायर होता है हमारे यहाँ से, वो कहाँ से लिया गया है यही पूछ रहा है। तो अमेरिकी न्यायशास्त्र से, दक्षिण अफ्रीकी न्यायशास्त्र से, कनाडाई न्यायशास्त्र से। सॉरी, क्या पढ़ रहे हैं ये? हम 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 51 नंबर का भी क्वेश्चन बाकी रह गया है। तो चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो पूछ रहा है कि भारत में जनहित याचिका के प्रावधानों को लिया गया कहाँ से। तो अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका न्यायशास्त्र से, कनाडाई न्यायशास्त्र से, रूसी न्यायशास्त्र से। तो ये लिया गया है उत्तरी अमेरिका से, USA से लिया गया है ये आंसर सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग नहीं दौड़ाएंगे तो ये गलत हो जाएगा आपको तुरंत ही। तो जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कर्मचारी के वेतन और भत्ते, प्रशासनिक व्यय, न्यायाधीशों की पेंशन। तो वेतन और भत्ते जो हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उनके वेतन और भत्ते जो हैं वो सरकार अपने संचित निधि से देती है। राज्य सरकारें जो हैं अपनी संचित निधि से वेतन और भत्ते देती हैं। ठीक है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी राज्य सरकारें अपनी संचित निधि से देती हैं। प्रशासनिक व्यय भी अपनी संचित निधि से देती हैं। मगर जो न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है, पेंशन भारत की संचित निधि पे
भारत की संचित निधि भारत है, भारत के संचित निधि पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। 51वें का डी आंसर सही है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है संसद और राज्य विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो 97वां, 101वां, 104वां, 105वां। तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2019 में किया गया था तो समाप्त कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये। 53वां का जो सी आंसर है वो सही है। तो ये दिसंबर 2019 में हुआ था और ये लागू हुआ था 2020 में लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 2020 में ये लागू हुआ और अमेंडमेंट हो गया था 2019 में। तो ठीक है, ये पूछेगा तो समझ लीजिएगा इसको क्या क्या पूछ रहा है वो, अमेंडमेंट पूछ रहा है या लागू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल पूछता है एंग्लो इंडियन के बारे में। तो 331 में ये प्रावधान था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में करेंगे। तो ये प्रेसिडेंट की पावर थी। या 333 में गवर्नर को पावर थी, 333 में गवर्नर को पावर थी कि वो विधानसभा में कर सकते हैं अगर उसका एप्रोप्रिएट उसका वो नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। तो एक गवर्नमेंट भी एक कर सकते हैं, बाकी 2 प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, 101 नंबर का जो दे रहा है, 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जीएसटी के लिए था, याद रखिएगा। जो 97 नंबर का था वो किसके लिए था? तो 97 नंबर था कोऑपरेटिव के लिए, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और 104वां तो समझ गया आपकी एंग्लो इंडियन का था। 105 किसके लिए था बताइए? तो 105 किसके लिए था? तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के नोटिफाई करने के लिए, उनकी लिस्ट बनाने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है। 103 नंबर का किससे था? 103 नंबर का था वो 10% ईडब्ल्यूएस को वो देने से, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देने से संबंधित था। तो 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बन गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन है, बताना निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? तो दबाव समूह क्या होते हैं? तो ऐसे समूह होते हैं जो कि सरकार पे प्रेशर बना के अपने लिए अपने हित में बिल पास करवा लेते हैं या पॉलिसी चेंज करवा देते हैं। तो कौन से हैं? तो व्यावसायिक समूह दबाव समूह होते हैं, ट्रेड यूनियन भी दबाव समूह होते हैं, कृषि समूह जो होते हैं, और स्वयं सहायता समूह। तो कृषि समूह भी अपन दबाव बना लेते हैं, मगर स्वयं सहायता समूह जो है ये दबाव समूह नहीं है, इनको तो सरकार ही बनवाती है। तो डी आंसर सही है कि यही नहीं है। स्वयं सहायक समूह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रेशर ग्रुप नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? दोहरे दंड नहीं, एक ही जुर्म के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 13 नहीं है, आर्टिकल 21 भी नहीं है, आर्टिकल 18 भी नहीं है, आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में दोहरे दंड से सुरक्षा है। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? तो धर्म के आचरण और प्रसारण की स्वतंत्रता, हाँ इसका अधिकार है वो। वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है उसको। 19(1) के लिए नहीं है वो, तो केवल एक सही है। तो ये आंसर इसका ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता विदेशी को है मगर वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको नहीं है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से जो हैं भारत को सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो लिख लीजिए केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार जो हैं, जिसमें आता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीयों के लिए प्राप्त हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो सबके लिए, भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए, सबके लिए हैं। तो केवल इंडियन के लिए है ये। इंपॉर्टेंट है 15, 16, 19, 20, 29, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर कितना था? तो एक आंसर सही था इसका, ए वाला सही है, बाकी दूसरा सही नहीं था। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है अधिनियम को मिलान करा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो खान अधिनियम कब आया था इसके बारे में बताना है। प्रशिक्षु या अप्रेंटिस एक्ट कब आया था?
उसके बाद है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम कब आया था, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम कब आया था। तो इतना बारीकी से आदमी नहीं ध्यान देता, मगर मुख्य जैसे खान अधिनियम है तो 1952 में आया था, इसको सबको याद होना चाहिए। खान अधिनियम 1952 में आया था, ये ठीक है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 में आया था, ये भी ठीक है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, इसको भी आपको याद रहना चाहिए कि 1948 में ये आया था, ये भी ठीक है। और जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है वो 1976 में नहीं आया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि मर्चेंट जो शिपिंग एक्ट 1976 में नहीं आया था, ठीक है। 57वां का डी आंसर सही है। 1958 में आया था, 1958 में आया था मर्चेंट शिपिंग एक्ट, तो याद रखिएगा इसको। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी, तो किसके लिए थी, ये कब गठित की गई थी, दोनों बताइए। तो 58 नंबर का, तो 1974 में नहीं, 1975 में भी नहीं, 1977 में नहीं, 1976 में गठित की गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो किसके लिए थी ये, तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, ये बता फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी क्या हो कैसे हो, तो 1976 में बनी थी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, एफडी के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी की सिफारिश पे 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी 51A में ऐड की गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा ऐड किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 1 नंबर का जो 10 इनकी रिकमेंडेशन थी सरदार स्वर्ण की समिति की, और जो 11वां ऐड किया गया था वो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। तो राज्य के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, तो ये भी गलत है। तो कौन सा होगा इसका, बताइए। तो 1 और 3 इसका होगा, ये आंसर सही है, 1 और 3 सम्मिलित है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जहाँ पे विधान परिषद के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, जहाँ पे विधानमंडल है, नहीं तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो संसद आता है और विधानसभा आती है, बस दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही आते हैं और कोई नहीं आता, याद रखिएगा, विधान परिषद नहीं आता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा, तो उसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, कौन सा अनुच्छेद जो भारत की संचित नीति से संबंधित है। तो 60वां का 265 1 नहीं, 266 1, तो यही संबंधित है, 266 एक आर्टिकल संबंधित है भारत की संचित निधि से, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बी आंसर सही है, भारत की संचित निधि से संबंधित है बस आर्टिकल 266A। पूछेगा 267 एक किसके लिए, तो कंटिजेंसी फंड के लिए, कंटिजेंसी फंड, आपातकाल में यूज करने वाला धन जो होता है, जैसे कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं कुछ इस तरह घटनाएं हो गई, तो तुरंत अगर पैसा देना है तो कंटिजेंसी फंड से देते हैं। कौन, तो राष्ट्रपति इसको पैसा तुरंत दे देते हैं निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने की। तो कंटिजेंसी फंड 267 में है, भारत की संचित निधि 266 में है, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, तो कंटिजेंसी फंड 267 में, इसको याद रखिएगा। और 267 2 में है राज्य की कंटिजेंसी फंड, और 266 में है भारत की संचित निधि। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं नहीं, 22 होते हैं नहीं, 30 सदस्य होते हैं, सी आंसर सही है। तो जो इस्टीमेट्स कमेटी है पार्लियामेंट की, उसमें 30 सदस्य होते हैं। तो सभी मेंबर कहाँ से होते हैं, तो सभी मेंबर जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सभी जो 30 हैं वो लोकसभा से होते हैं, ऑल द 30 मेंबर आर फ्रॉम द लोकसभा ओनली, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये समिति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है, भारतीय संविधान की धारा है और प्रावधान है, तो पूछ रहे कौन सा संबंधित सुमेलित नहीं है, तो बताना है। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संचालन, तो ये ठीक है।
अनुच्छेद अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संचालन है, ठीक है। अनुच्छेद 72 है, क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो ये भी ठीक है। अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, ये भी ठीक है। अनुच्छेद जो 43 है वो क्या है? आर्टिकल 43 में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता नहीं है, ये 44 में है, तो डी आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है इसका। बाकी सब तीनों सुमेलित है ऊपर वाले, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 63 नंबर का क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1986 में, 1987 में, 1988 में, तो कब किया गया था? 1989 में। तो वो अधिनियमित किया गया था 1989 में, याद रखिएगा। 1989 में किया गया था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना। तो पहला है इसमें, यह संघ और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरण किया जाए इसके बारे में सिफारिश करता है, तो पहला तो ठीक है इसका। दूसरा, यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, तो ये भी ठीक है। सी आंसर सही है, दोनों ही सही है इसमें। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग की पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष बहु सदस्यीय निकाय बनाया गया था? तो 1985 में, 1989 में, 1993 में, 1969 में। तो अंटिल 1989 तक इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। तो 1989 तक से पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन था वो एक सदस्यीय बॉडी थी, एक सदस्यीय बॉडी थी, याद रखिएगा। और 1989 के बाद में ये 3 सदस्यीय हो गई। 3 सदस्य कहिए या मल्टी सदस्य कहिए, बहुसदस्यीय बॉडी हो गई। तो आर्टिकल 324 में प्रावधान है भारत के चुनाव आयोग का। तो बी आंसर सही है, 1989 के बाद में बहुसदस्यीय हो गई थी, तो बी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर का, परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी, पूछ रहा है। तो परमहंस मंडली की स्थापना की किसने थी? तो जो दादोबा पांडुरंग थे, इन्होंने की थी, पांडुरंग, ठीक है। तो कब की थी? 1848 में, 1849 में, 1880 में, 1885 में। तो 1849 में की गई थी, इसका बी आंसर सही है। 1849 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पांडुरंग थे, मेहताज जी दुर्गा राम थे और अदर लोग भी थे इसमें, तो ठीक है, ये सही है इसका। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का कि 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी, कहाँ पे? 1893 में जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था, धर्म संसद कहाँ पे आयोजित की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, चीन में। तो यूएसए में आयोजित की गई थी, यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो देव समाज, धर्म समाज, राधा स्वामी समाज, अरुविपुरम आंदोलन, तो कौन चलाया था, यही सब बताना है, इसमें मिलान कराना है। तो बताइए देव समाज किसके लिए था? तो देव समाज था शिव नारायण अग्निहोत्री, तो पहले का पहला हो गया, ठीक है। तो कब था? तब 1887 में था, ये भी लिख लीजिए, 1887 में था ये। और धर्म सभा थी, तो राधाकांत देव, धर्म सभा राधाकांत देव थे, तो दो हो गया ये। सन कौन सा था? 1830 था, याद रखिए इसको भी। राधा स्वामी जो मूवमेंट था, तुलसी राम थे इसमें, तो 3 हो गया, राधा स्वामी मूवमेंट। तो ये 1861 में चलाए थे राधा स्वामी मूवमेंट को, ठीक है। और श्री नारायण गुरु जो थे वो अरुविपुरम जो आंदोलन था, तो श्री नारायण गुरु थे। तो 1856 से 1928 तक इनका मूवमेंट चला था, तो बड़ा मूवमेंट था, बहुत समय तक चला था, तो 1856 में चालू किए थे ये, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर है, तो ए इसका सही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल का सिद्धांत गढ़ा था? सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने गढ़ा था, यही बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा वाल सिद्धांत किसने दिया था? तो ए ओ ह्यूम्स ने दिया था।
लाला लाजपत राय ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तो किसने दिया था ये थ्योरी सेफ्टी वॉल्व की? तो इसको दिया था लाला लाजपत राय ने। बी आंसर सही है, लाला लाजपत राय ने इसको दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 70 नंबर पे। 70 नंबर क्वेश्चन है, कामागाटो मारू घटना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया? तो महाराष्ट्र है, असम है, बिहार है, पंजाब है। तो कामागाटो मारू ने, तो कामागाटा मारू एक जहाज़ था जिसपे पंजाब के, जिसमें सिख लोग 370 पैसेंजर को बैठा के, मेनली सिख थे और पंजाबी मुस्लिम थे, वो जा रहे थे सिंगापुर टू वैंकूवर। बट वैंकूवर पहुंचने पे वहाँ पे जो कनाडियन पुलिस थी उन्होंने रोक दिया इनको और वहाँ पे उतरने नहीं दिया। फिर वो लोग वापस आए, काफ़ी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से पंजाब को ज़्यादा प्रभावित किया। डी आंसर सही है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ पंजाब में बढ़ गई। तो डी आंसर सही है इसका। 71 नंबर क्वेश्चन है, तारीख़ फ़रिश्ता लिखी गई, तारीख़ फ़रिश्ता लिखी गई है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा, साकी मुस्ताद खान द्वारा, मोहम्मद हाशिम द्वारा और भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा। तो ये लिखी गई है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा। इम्पोर्टेंट है तारीख़ फ़रिश्ता। तो ए आंसर ठीक है इसका। तो तारीख़ फ़रिश्ता में मेनली जो फोकस किया गया है, इसमें जो फोकस किया गया है वो जो मुग़ल अम्पायर थे एंड डेक्कन रीजन के जो भी सल्तनत थी उनकी जो इंटरेक्शन थी उसी के बारे में रिकॉर्ड है ये। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लुक की शुरुआत की थी? तो लाला लाजपत राय नहीं, बाल गंगाधर तिलक यही थे, मदन मोहन नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो 1916 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था, फिर उसके बाद में कुछ महीने बाद एनी बेसेंट ने भी 1916 में ही चालू किया। तो इसका बी आंसर सही है। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो बहावी आंदोलन के बारे में बताना है कि बहावी आंदोलन की नींव रखी थी तो सैयद अहमद ने, अब्दुल बहाब ने, शाह वलीउल्लाह ने, अब्दुल गफ्फार ने। तो बहावी आंदोलन का जो नींव रखी थी सैयद अहमद ने रखी थी। ए आंसर सही है इसका, सैयद अहमद ने रखी थी इसका। इनका पूरा नाम था सैयद अहमद राय बरेलवी। चलते 74 नंबर के क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो टीटू मीर, करम शाह, चक्र बिश्नोई, टामा सोरा। तो नारके लवेरिया विद्रोह, पागलपंथी, खोंड विद्रोह, कोया विद्रोह। तो मिलान करना है कौन किसे सुमिलित है। तो टीटू मीर जो थे वो नारके बेरिया विद्रोह से संबंधित थे, वेस्ट बंगाल में था। तो पहले का पहला हो गया। और करम शाह जो थे पागलपंथी से थे तो दूसरा हो गया। और चक्र बिश्नोई जो थे खोंड विद्रोह से थे, 3 हो गया। टामा सोरा जो थे को विद्रोह से थे तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका मिलान है। तो ए आंसर सही है इसका, 1 2 3 4। तो जो पागलपंथी विद्रोह था करम शाह द्वारा, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है ये, करम शाह किस विद्रोह से संबंधित थे? तो वो पागलपंथी विद्रोह से संबंधित थे। सेमी रिलीजियस ग्रुप था ये मेनली, और ये बंगाल में शुरू हुआ था पागलपंथी विद्रोह। खोंड अपराइजिंग जो थी आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो खोंड जो थी आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, ये भी वेस्ट बंगाल में थी, ये भी बंगाल में थी। और जो कोई विद्रोह था ये भी आंध्रा में थी, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, गोदावरी के आसपास आंध्रा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, बताना है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला है रमाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो ये बात सही है, लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने ही की। दूसरा है पंडित रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही है। तो इसका बी आंसर सही होगा, दोनों ही ठीक है। तो रमाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस जो 1904 में इस्टेब्लिश किया था, 1904 में इस्टेब्लिश किया था इसको। और पंडित रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाजवाद की स्थापना की थी। तो ठीक ही था।
ठीक है, चलते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये इसका सही ऑप्शन है। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इसे एस्टेब्लिश लंदन में किया था। और भारतीयों के बारे में, भारतीय स्थिति के बारे में अंग्रेज क्या कर रहे हैं वहाँ पे लंदन में, वहाँ के लोगों को बताने के लिए दादा भाई नौरोजी ने ये चालू किया था। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड मैकाले। तो भी बढ़िया क्वेश्चन है 77 नंबर का। तो जोनाथन डंकन ने किया था। इसका ए आंसर सही है, जोनाथन डंकन, ये सही ऑप्शन है इसका। जोनाथन डंकन ने किया था इसका। और सन अगर पूछता तो 1791 ईस्वी में 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चलते हैं 78 नंबर का। रायले आयोग का गठन कब किया गया था? तो रायले आयोग का गठन किया गया था 1893 में, 1900 में, 1902 में, 1911 में। तो 1902 में किया गया था, सी इसका आंसर सही है। रायले कमीशन 1902 में, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसको कहते हैं। तो 1902 में हुआ था। इसमें लॉर्ड कर्जन जो था हमारा वो था, गवर्नर जनरल था, क्या वायसराय कह सकते हैं उसको, लॉर्ड कर्जन था। ये भारतीय यूनिवर्सिटी को इवेलुएट करने के लिए बनाया गया था और रिकमेंडेशन देने के लिए कि और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए। ठीक है, इसका 1902 है रायले कमीशन। 79 नंबर क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे, जहाँ अधिकांश जमींदार मुसलमान थे। तो पहला गलत हो गया, उल्टा है इसका, कि जो मुसलमान थे वो काश्तकार थे और जमींदार जो हिंदू थे वहाँ पे। दूसरा है, मोपला काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए अस्थायी कांग्रेस निकाय की मांग से विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। तो ये ठीक है, दूसरा सही है इसका, पहला गलत है। तो इसका सी आंसर सही होगा, केवल 2 सही होगा। 79 का केवल 2 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग के किस काल को ना जाना जाता है? तो पहला पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र युग या लौह युग। तो ओल्ड स्टोन एज को नहीं कहा जाता, न्यू स्टोन एज को भी नहीं कहा जाता। तो कॉपर एज को, अच्छा इसी का सी है इसका आंसर, कॉपर एज को ही कहा जाता है, सी आंसर सही है। ताम्र युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, लौह युग को नहीं, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, 81 नंबर का है कि धौलावीरा कादिर द्वीप पर अवस्थित है, जो स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो गुजरात में अवस्थित है, बी आंसर सही है 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक प्राचीन स्थल बसाढ़ स्थित है। बसाढ़ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो बसाढ़ जो है बिहार में अवस्थित है। तो बसाढ़ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में अवस्थित है ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 82 नंबर का हो गया। 83 पे चलते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण उड़ीसा में किस राजवंश की प्रमुखता थी? तो काकतीय वंश तो नहीं था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है, तो काकतीय नहीं था। मथारस और वशिष्ठ दोनों, ए और बी दोनों, नहीं बी और सी दोनों। तो 4वीं सेंचुरी जो सी था उसमें डी आंसर सही है। मथारस और वशिष्ठ 2 राजवंश की प्रमुखता मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो उड़ीसा में 2-3 डायनेस्टी थी, जिसमें पितृभक्त डायनेस्टी थी, फिर मतारस थी, फिर से वशिष्ठ थी, जो वशिष्ठ थी, ये 3 थी। पितृभक्त भी थी, एक काकतीय नहीं थी इसमें, तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है उड़ीसा में। तो 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिलता है?
तो आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित आनंदा वंश का शासन का बढ़ावा मिलता है? तो पश्चिमी दक्कन, उत्तरी केरल, पूर्वी दक्कन, दक्षिणी तटीय दक्षिणी तटीय में कहाँ पे मिलता है आनंद वंश? पूर्वी दक्कन में मिलता है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी दक्कन वाले क्षेत्र में मिलता है आनंद से संबंधित वंश। तो सी आंसर इसका सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? तो गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है इलाहाबाद प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ शिलालेख, सारनाथ, ए और बी दोनों। तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है और भीतरी दोनों से प्राप्त होता है। डी आंसर सही है इसका। तो इलाहाबाद प्रशस्ति किससे संबंधित थी? तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त यानी भीतरी जो अभिलेख था, भीतरी स्कंदगुप्त संबंधित है। स्कंदगुप्त तो इम्पॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त इन दोनों से मिलता है गुप्त राजनीति के महत्व प्रकाश पड़ता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किस देवता का उल्लेख है? तो विष्णु का, शिव का, जितेंद्र का या ब्रह्मा का? तो किनका उल्लेख है? तो जितेंद्र का उल्लेख है। जितेंद्र जितेंद्र नहीं है, जिनेंद्र है। जिनेंद्र। तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। तो ठीक है, इसका सी आंसर सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1469 से 74 के दौरान कौन सा यात्री बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो 1469 से 74 कौन? वास्को डी गामा, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकितिन। तो कौन है वो? तो ये तो 1498 के आसपास आया था। इब्न बतूता विवाद में आया था, मार्को पोलो विवाद में आया था। तो ठीक है, डी इसका आंसर है। निकितिन प्रकाश डालता है। तो डी आंसर सही है। विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो न्यायांकर प्रणाली, अष्टप्रधान प्रणाली, सप्तांग प्रणाली, संघीय प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली थी? तो न्यायांकर प्रणाली थी। ए आंसर सही है इसका। विजयनगर समाज में न्यायांकर सिस्टम था। ठीक है, जो न्यायांकर थे ये मिलिट्री लीडर थे। मिलिट्री लीडर सैन्यों के जो वो थे, नेता थे, मिलिट्री लीडर थे ये। इनको नायका भी कहते थे या तो अमर नायका कहते थे। नायक या अमर नायक। बाद में नायकों ने मंदिर बनवाया। जब विजयनगर का पतन हो गया तो नायक अलग अलग क्षेत्र के राजा बने और उन्होंने बहुत विशाल विशाल मंदिर बनवाए। तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का कि वर्ष 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद बिन तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था? तो एक सैन्य चौकी की स्थापना करना, व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना, दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना। तो 1387 से 88 के बीच में जो एमबीटी था, मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य था दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना। तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 90 का किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र भक्ति की विचारधारा का सूत्रपात किया? तो तुकाराम, नामदेव, एकनाथ या ज्ञानेश्वर। तो कौन थे? 90 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र भक्ति की विचारधारा का सूत्रपात किया। तो कौन थे बताइए? तो ज्ञानेश्वर थे ये। डी आंसर सही है इनका। ज्ञानेश्वर ने सूत्रपात किया। इनके ज्ञानेश्वर भी कहते हैं। ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो नहीं, माउंट टूबकल, माउंट टूबकल, माउंट एकांकागुआ नहीं, माउंट स्टेनली ये भी नहीं है। तो माउंट टूबकल है। तो इसका बी आंसर सही है, माउंट टूबकल। 92 है वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो है, कांगो है, मरे है, अमेजन बेसिन है। तो लिम्पोपो नदी है, ये है लिम्पोपो नदी। कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ये साउथ अफ्रीका हाईलैंड से निकलती है। इम्पोर्टेंट है ये बॉर्डर बनाती है साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना का। ये भी समझ लीजिएगा, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना का ये बॉर्डर बनाती है लिम्पोपो नदी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनजाति है, संबंधित देश है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
बिहार पीसीएस में जो भी बिहार का ज्योग्राफी हमने अपलोड किया है PYQ, तो उसमें भी यही पूछा है, इस तरह का पूछा है, तो उसको देख लीजिएगा। बिहार पीसीएस के भी देखेंगे तो उसमें पीसीएस भी कवर होगा आपका। तो सारे में जीएस जो है कॉमन है किसी भी एग्ज़ाम का, तो जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उससे या छोटे उससे एग्ज़ाम है, तो जीएस आप कहीं किसी भी स्टेट का आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा उसमें। तो आप लोगों को चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को अपने दोस्तों को, ठीक है। जो आपके दोस्त हों जो मैगजीन वगैरह या टेस्ट सीरीज दृष्टि इसका नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं कि वो बैठे बैठे इसको सुन सकते हैं, सुन के भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सुन लें या देख लें इसको। जिनके पास थोड़ा सा अभाव है फाइनेंशियली, उनको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जनजातीय संबंधित देश, तो मसाई कहाँ की जनजाति है बताना है, तो केनिया की जनजाति है मसाई। तो याद रखिएगा मसाई केनिया, मसाई केनिया, मसाई केनिया याद कर लीजिए इस तरह से। मसाई केनिया की है, 2 हो गया ए का। और हौसा कहाँ की है, तो हौसा जो है नाइजीरिया की है, तो हौसा नाइजीरिया, तो 1 हो गया। माओरी सब जानते हैं न्यूजीलैंड का है, माओरी जनजाति बहुत ही डोमिनेटेड जनजाति है न्यूजीलैंड में, तो 4 हो गया ये। और बेडोइन जो है अरब की है, बद्दू जिसको कहते हैं बद्दू, तो अरबियन है, तो 3 हो गया। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 जो सी आंसर है सही है, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का, मरुस्थल और संबंधित महासागरीय ठंडी जलधारा सुमिलित नहीं है बताना है। तो हमने बताया था आपको कि जहाँ जहाँ मरुस्थल है पश्चिमी तट पे, वहाँ एक ठंडी जलधारा बहती है, जिसके कारण वो मरुस्थल बनने में हेल्प होता है। और एक फ़ायदा, ये तो नुकसान है कि मरुस्थल बन गया इसकी जलधारा की वजह से, और दूसरा इन जलधाराओं की वजह से वहाँ रहने योग्य मौसम भी बन जाता है, क्योंकि थोड़ा ठंडक रहती है वहाँ पे। तो सहारा मरुस्थल है कनारी, तो मैच कराना कौन सा मैच नहीं है, तो सहारा जहाँ है उसके पीछे कनारी जलधारा बहती है, ठीक है, ठंडी है। नामीब जो मरुस्थल है नामीबिया में, वो वेनेजुएला की धारा है, तो ये भी ठीक है, वेनेजुएला की धारा है। अटाकामा जो डेजर्ट है वहाँ पेरू जलधारा, ये भी ठीक है। पेटागोनिया का जो डेजर्ट है वो कौन सी जलधारा बहती है, जलधारा नहीं बहती है। जो पेटागोनिया का जो मरुस्थल है, तो पेटागोनिया का जो पठार है, तो पिछली वीडियो में जो ज्योग्राफी की वीडियो थी, क्या कहते हैं उसको, बिहार PYQ, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि कैसे मरुस्थल बनते हैं, तो 3-4 कारण थे, तो उसी में के एक कारण इस यहाँ पे आ गया है। पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये रेन शैडो जोन में पड़ता है, एंडीज के रेन शैडो जोन में पड़ता है, इसी वजह से ये इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो रेन शैडो जोन का मतलब ये पर्वत है, मान लीजिए यहाँ से कोई हवा ऊपर चढ़ रही है, तो यहाँ पे संघनन हो जाएगा, संघनन होने के बाद इस क्षेत्र में खूब बारिश करेगी, मगर ये वाला क्षेत्र है बिना बारिश के रह जाएगा ये, तो यहाँ रेन शैडो जोन पड़ जाता है, तो यहाँ धीरे धीरे मरुस्थल डेवलप हो जाता है। तो पेटागोनिया का पठार इस तरह के मरुस्थल से बना है। तो लेब्राडोर कोई किसी धारा से एसोसिएटेड नहीं है ये, तो 3 सही है, ऊपर के तीनों सही है, डी वाला गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को कोष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है, तो कोष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के नाम से जाना जाता है। तो क्लाइमेट इज नोन एज द वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। तो चीन प्रकार की, ब्रिटिश प्रकार की, भूमध्य सागरीय प्रकार की, लॉरेंसियन प्रकार की, तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जाना जाता है, सी आंसर इसका सही है। इस तरह की जो जलवायु हो भूमध्य सागरीय जलवायु है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है, तो फान है, खमसीन है, मिस्ट्रल है, नार्वेस्टर है। तो ठंडी है कौन सी है बताइए, तो मिस्ट्रल ठंडी है, बाकी सब गर्म है। तो मिस्ट्रल जो है वो ठंडी जलधारा है। मिस्ट्रल जो है आल्प्स पर्वत चलती है, आल्प्स फ्रांस में, याद रखिएगा। और जो है जैसे चिनूक है, चिनूक स्थानीय पवन है, वार्म एंड ड्राई है, वार्म एंड ड्राई है। इसको बर्फ़ खाने वाली हवा भी कहा जाता है, स्नो ईटर भी कहा जाता है इसको। ये रॉकीज माउंटेन पे चलती है। सिराकू जो है ये वार्म और ड्राई विंड है, जो सहारा मरुस्थल से मेडिटेरियन सी में चलती है, जिसके कारण इटली में लाल बारिश होती है। तो सिराकू है, वो सिराकू है, गरम हवा है, और ये सहारा से मेडिटेरियन सी की तरफ चलती है, जो इटली में बारिश करती है, जिसका कलर लाल होता है, उसको खून की वर्षा भी कहते हैं। जो फॉन है, फॉन कहाँ चलती है, फॉन आल्प्स से चलती है, ये भी गरम विंड है। फॉन ये आल्प्स पर्वत पे चलती है,
खामसीन जो है इजिप्ट में चलती है, ये भी गर्म है। हरमट्टान जो है गुआना की डॉक्टर कही जाती है, हरमट्टान ये वार्म है, ये वेस्ट अफ्रीका में चलती है। हरमट्टान जब गुआना तट पे चलती है तो या पश्चिमी अफ्रीका में जब आती है, ये जब चलती है तो वहाँ पे इतनी उमस होती है, जब हवा चलती है तो वहाँ उन लोगों को शांति मिलती है और वो लोग राहत की सांस लेते हैं और काफ़ी लोग जो बीमार होते हैं सही हो जाते हैं, क्योंकि इतना गर्मी होती है, इतना उमस होती है कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं। जब ये हवा चलती है तो लोग ठीक होना शुरू होते हैं, इसलिए जो डॉक्टर विंड भी कहते हैं हरमट्टान को। ब्लिजार्ड जो है कोल्ड विंड है, ये टुंड्रा रीजन में चलती है। मिस्ट्रल जिसका बारे में क्वेश्चन था वो कोल्ड विंड है, आल्प्स फ्रांस पे चलता है। बोरा जो है, बोरा भी कोल्ड और ड्राई विंड है, ये भी नॉर्थ इटली में चलती है। नॉर्वेस्टर जो है वार्म विंड है, न्यूजीलैंड में चलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन है कि जोहोर जलडमरू निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो जोहोर जलडमरू इंडोनेशिया, मलेशिया सिंगापुर, इंडोनेशिया सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया। तो मलेशिया और सिंगापुर है, इसका बी आंसर सही है। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जोहोर जलडमरू है, जोहोर जलडमरू। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शीतोष्ण घास के मैदान है और देश है। तो प्रेरीज कहाँ है, पंपास कहाँ है, डाउन्स कहाँ है और पुछताछ कहाँ पे है, इसको मिलाना है। जो प्रेरीज होता है, प्रेरीज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में मिलती हैं। तो याद रखिए कि प्रेरी 2-3 याद कर लीजिए। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, तो प्रेरी अब दूसरी जगह कहीं पूछे गलत हो जाएगा। तो प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका 3 हो गया। पंपास है जो अर्जेंटीना में मिलती है, तो 4 हो गया पंपास। डाउन्स जो है उत्तरी अमेरिका में मिलती है, कहाँ मिलती है डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है डाउन्स, तो 1 हो गया। पूछताछ जो है हंगरी में, पूछताछ जो है हंगरी में मिलती है, 2 हो गया। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा इसको। 99 में क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से किससे जुड़ा है? तो हार्मुज जलडमरू से, जिब्राल्टर से, बाल एल मंडेब से, बेरिंग जल संधि से। तो कुछ से जुड़ा है बताइए, जल्दी बोलिए। तो जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ, बी आंसर सही है, जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है इंद्रावती और प्राणहिता सहायक नदियां हैं। तो अभी हम बताए थे पिछली वीडियो में कि इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की हैं, कृष्णा की हैं, कावेरी की हैं, भवानी की हैं। तो हमने बताया था कि गोदावरी की हैं, तो ए इसका आंसर सही है। इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नासिक से, त्र्यंबकेश्वर के पर्वत से निकलती है। नासिक त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा कहा जाता है इसको, दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा दूसरी है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि यह गंगा की दाहिनी तट से मिलने वाली सहायक नदी है, तो ठीक है। दूसरा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी ठीक है। तो दोनों सही है इसका, तो सी आंसर सही है, ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का, कह रहा है नील कुरुंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में उगता है? और नील कुरुंजी की एक खासियत है कि 12 वर्ष में एक बार इसका फ्लावरिंग होती है। नील कुरुंजी जो है 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग होती है, इसमें एक बार फूल खिलते हैं इसमें। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान या श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें भी नहीं है, एराविकुलम में है, बी आंसर सही है। तो नील कुरुंजी एक मास फ्लावरिंग प्लांट होता है जो ब्लूम करता है 12 ईयर में। ठीक है, तो एराविकुलम इम्पॉर्टेंट है इसका। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो नोंगखोनम नदी द्वीप, उमानंद नदी द्वीप, मांजुली, बोर्नियो। तो मांजुली द्वीप सबसे बड़ा है, सी इसका आंसर सही है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है मांजुली, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ठीक है,
तो सबसे बड़ा मांजुली, सबसे छोटा जो है उमानंद है, जहाँ पे लोग रहते हैं। उमानंद नदी आइलैंड है ये भी। तो सबसे स्मॉलेस्ट है इनहेबिटेड वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, दर्रों के बारे में दिया है, मिलान कराना है। दर्रा की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, उसको एक बार देख लेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी हमने कराया है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब ये सब देखते ही तुरंत लगा देंगे, उसमें इतना ज़्यादा हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है। उसको दर्रों के बताने के बाद में क्वेश्चन आंसर इतना ज़्यादा कराया है कि तुरंत ही आप उसको लगा लेंगे, या देखते ही तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 104 नंबर का, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमको। सुमेलित नहीं है, ये देखिए। तो पहला जलेब ला कहाँ पे है, सिक्किम में बता रहा है। नीति दर्रा बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जलेब ला जो है सिक्किम में, ये बात सही है। नीति दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गलत है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, यूके में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। माणा दर्रा जो उत्तराखंड में, भी ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी राजमार्ग सुरंग है। तो बनिहाल कांजीगुड़ टनल, जवाहर टनल, नंदनी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो सबसे जो लंबी है बाई डायरेक्शनल, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, डी आंसर सही है। इसी को हम लोग चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं। चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम दूसरा नाम है इसका। सबसे पहला यही था, बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल पड़ा है ये। ठीक है, ये इंडिया की नहीं, ये एशिया की सबसे लंबी द्विरोडीय टनल है। 9 किलोमीटर के आसपास की है, 9 किलोमीटर लार्जेस्ट है ये। ये कहाँ लोकेटेड है, लोअर हिमालय माउंटेन रेंज बिटवीन उधमपुर से रामबन इन जम्मू कश्मीर में। रामबन इन जम्मू कश्मीर तक जाती है ये, उधमपुर से, याद रखिएगा, उधमपुर से रामबन जाती है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 1 का शुभारंभ कब किया गया था। तो नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम कब चालू किया गया था बताना है। 2016-17 में, 2019 से 20 में, 2014 से 15 में, 2011 से 12 में। तो कब किया गया था, 2019 से 20 में चालू किया गया था। बी आंसर इसका सही है, 106वें का। ये लाइव स्टॉक से संबंधित है, ये स्कीम रिलेटेड टू लाइव स्टॉक। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में 107 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई उत्पादक प्रदेश जिला सही सुमेलित नहीं है बताना है। 107 नंबर का है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो कल्पी है, हस्तनिर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो ठीक है। महोबा है, गौरा पत्थर हस्तशिल्प, ये भी ठीक है। संभल में हार्न क्राफ्ट, ये भी ठीक है। वाराणसी में गृह सज्जा नहीं है, यही गड़बड़ है, डी वाराणसी। तो डी आंसर इसका सही है। तो जो होम फर्निशिंग है वो जो है हमारा बागपत से है, बागपत होगा, बागपत इम्पोर्टेंट है, बागपत में होम फर्निशिंग है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। तो वो कौन सी घटना थी। तो असहयोग नहीं, नमक नहीं, भारत छोड़ो नहीं, बारदोली सत्याग्रह में उनको मिली थी 1928 के आसपास उनको मिला था, महिलाओं ने वहाँ के दिया था बारदोली सत्याग्रह में। 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है, नहीं है बताना है। तो जोगिनी, नटवरी, बहुरूपिया, सुराही। तो कौन सा नहीं है। तो जो नटवरी है ये पूर्वांचल का है, पूर्वांचल क्षेत्र का नटवरी है। बाकी जोगिनी, बहुरूपिया, सुराही जो है अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी जो नटवरी है वो पूर्वांचल का है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 110 नंबर का, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है। तो नरौरा है, दादरी है, टांडा है, ऊंचा हार है। तो नरौरा है ये, ए आंसर सही है। नरौरा जो है न्यूक्लियर का है। 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है सही सुमेलित कौन सा है। तो सिलिका रेत दिया हुआ है, फील्ड इस्पार दिया हुआ है, बॉक्साइट दिया हुआ है, एडालुसाइट और कैल्साइट दिया हुआ है, कैल्साइट दिया हुआ है। तो कौन सा स्थान है और खनिज को मिलाना है। तो जो कोल है, कोल आपको कहाँ मिलेगा, कोल तो है ही नहीं इसमें। सिलिका जो रेत है वो कहाँ मिलेगी, झांसी में, बांदा में, प्रयागराज में।
तो नैनी के प्रयागराज में मिलती है सिलिका रेत, तो 3 हो गया। फील्ड स्पार जो है, फील्ड स्पार कहाँ मिलता है? तो झांसी में मिलता है, बांदा में, मिर्ज़ापुर, झांसी में मिलता है। एक इस हो गया। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बॉक्साइट हमारा बांदा में मिलता है, वाराणसी में, ललितपुर में, तो बांदा है इसमें, तो 2 हो गया। एडालूसाइट और कैल्साइट, तो ये मिर्ज़ापुर में मिलता है, तो 3 1 2 4 हो गया ये, 3 1 2 4, 3 1 2 4 डी आंसर इसका सही है। तो सिलिका रेत हमारे नैनी प्रयागराज में मिल जाएगी। फील्ड स्पार जो मिलेगा झांसी में मिलता है। बॉक्साइट जो मिलता है बांदा में मिलता है, बांदा से बॉक्साइट याद रखिएगा, बांदा बॉक्साइट। और एडालूसाइड और कैल्साइट जो है मिर्ज़ापुर से मिलता है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में 2021 और 22 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 28%, 24%, 18% या 37%? तो कितना था? 28% था, ये याद रखिएगा, 28% था। 113 नंबर क्वेश्चन है कि रबी मौसम 2023-24 हेतु गेहूं का एमएसपी कितना था? एमएसपी कितना डिसाइड किया गया था? तो 2015 रुपये प्रति कुंटल, 2125 रुपये प्रति कुंटल, 2010 रुपये प्रति कुंटल या 2115 रुपये प्रति कुंटल? तो 2125 रुपये प्रति कुंटल, बी वाला आंसर इसका ठीक है। इतना डिसाइड किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे अवस्थित है बताना है। तो लखनऊ में है, आगरा में है, अयोध्या में, मेरठ में? तो आगरा में है, बी आंसर इसका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन 100 दीदी कैफ़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कैफ़े का संचालन को स्वयं सहायक समूह महिलाओं द्वारा किया जाएगा। 115 का बताना है। तो इसका पहला तो ठीक है। दूसरा है इसे सभी सरकारी निजी कार्यालयों में खोला जाएगा, तो ये गलत है, केवल एक इसका सही आंसर है। इसका संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से किया जाएगा। 17 म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन हैं स्टेट में, उनके लिए अर्बन लाइवलीहुड मिशन के लिए, मिशन में इसको लाया गया है। पूछेगा कि किस प्रोग्राम के अंदर लाया गया, तो अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर कर इसको लाया गया है। इट विल ओपन द गवर्नमेंट ऑफिस, इट विल बी ओपनड इन गवर्नमेंट ऑफिस। सभी सरकारी निजी कार्यालय में नहीं खोला जाएगा, सिर्फ केवल गवर्नमेंट ऑफिस में खोला जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस। तो दूसरा इसीलिए गलत है, प्राइवेट भी लिखा हुआ है उसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है बताना है। तो पहला है उद्देश्य नहीं है बताना है हमको। तो पहला स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण और विकास करना, आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना, उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार करना, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा सही नहीं पूछा, तो उपरोक्त में से सभी सही हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसमें, उपरोक्त में कोई नहीं, तो कोई नहीं, गलत है, सब सही हैं। इनका उद्देश्य यही है। 5-6 उद्देश्य हैं जिसमें से 3 उद्देश्य यही हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्य अयोध्या के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार करिए। तो दिव्य अयोध्या के बारे में बताना है कि पहला है यह पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। यह प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचने में मदद करता है, तो ये भी ठीक है, ये मदद करता है, तो इसका सी आंसर सही होगा, दोनों ही ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु के बारे में सत्य है? तो अधातु के बारे में सत्य बताना है हमको। सत्य है इसमें चमक होती है, नहीं। यह कठोर होता है, नहीं। यह बहुत लचीला होता है, नहीं। यह नॉन मैलेबल होता है, या यह आघातवर्धनीय नहीं होता, तो डी ही इसका सत्य है। आघातवर्धनीय मतलब ये होता है जैसे लोहे को हम पीट के उसका आकार बदल देते हैं, या फिर दूसरे ढांचे में इसको ढाल सकते हैं, उस तरह का ये नहीं होता है। जब इसको हम मारेंगे पीटेंगे तो ये भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 119 नंबर का, निम्नलिखित में से निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। न्यूनतम क्रियाशीलता से सर्वाधिक क्रियाशीलता तक करना है हमको। तो कंसीडर द फॉलोइंग मेटल एंड अरेंज देम द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के बारे में वो करना है।
तो सबसे अधिक जो रिएक्टिव होता है सोडियम, कॉपर होता है, ओ पोटेशियम होता है, मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह से आता है। तो प्लेटिनम सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव है, प्लेटिनम याद रखिएगा। तो बताइए, तो कॉपर है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम, तो सोडियम सबसे आगे होगा इसमें क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो दूसरा नंबर पे होगा पहले पे, तो बी इसका तुरंत ही मिल गया। तो कॉपर सोडियम से अच्छा है क्या? अच्छा, इसमें कम से ज़्यादा ले जाना है, तो न्यूनतम से मैक्सिमम ले जाना है। तो सबसे जो दूसरा होगा वो सबसे लास्ट में होगा, दूसरा सबसे लास्ट में सी में है, तो दूसरा यही हो, सी से आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील इसमें कौन सा है? सोडियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम सबसे क्रियाशील है, तो सोडियम दूसरे नंबर पे है लास्ट में, सबसे अधिक क्रियाशील, तो इसलिए सी इसका आंसर हो गया। तो पहले पे कौन है कम, सबसे कम वाले में कौन आएगा? कॉपर है। फिर उसके बाद में तीसरा कौन सा? एल्युमिनियम आएगा, फिर से मैग्नीशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, तो सी आंसर ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सोल्डर का घटक है? तो टीन है, सीसा है, जिंक है। तो टीन और सीसा है, ए और बी सही है, इसका डी आंसर सही है, टीन और सीसा है। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। ग्रेफाइट के संदर्भ में, ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है, यह चिकना, फिसलनदार, नरम और क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो पहला ठीक है इसका, ये सही है, यही सत्य है। दूसरा है कि यह गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है, तो ठीक है, गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है। दूसरा, यह पारदर्शी है और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, तो यह पारदर्शी नहीं है, तो सी वाला गलत है इसका। डी है, यह हीरे की तुलना में अधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील है, तो ठीक है ये। तो यह पारदर्शी नहीं होता है पहली बात, और अपवर्तनांक इसका बहुत अधिक नहीं होता, बहुत कम होता है इसका। तो इट इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ अ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका तो कम होता है ये, ठीक है। अपारदर्शी होता है और अपवर्तनांक कम होता है, सी आंसर इसका सही है। चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन पे। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना है। तो पहला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केशन भी कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केशन भी कहा जाता है, तो ठीक है। तो दूसरा है, वे हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन परमाणु के बीच दोहरे या तिहरे बंधन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो ठीक है। तो दूसरा भी सही है इसका, तो एक और दो दोनों ही इसके सही उत्तर हैं, सही चुनना भी है हमको, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, इसका ए आंसर सही है। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती है? तो एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक, ज्वारनाशक, सल्फा ड्रग, तो कौन रोकती है इसमें? तो एंटीसेप्टिक जो होती है ये रोकती है वृद्धि को, तो ए इसका सही है। चलते अगला क्वेश्चन 124 नंबर का देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी का उदाहरण है? तो एल्युमिनियम फास्फेट, बोर्डो मिश्रण, बेजीप्राम, एल्युमिनियम फास्फाइड, तो कवकनाशी का कौन सा है? तो इसको बताना है। तो ये बोर्डो मिश्रण है, बी इसका सही आंसर है। तो बोर्डेक्स मिश्रण जो है, बोर्डेक्स मिश्रण का फार्मूला भी होता है CaSO4 5H2O, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 125 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो पिक्रिक अम्ल के नाम से किसको जाना जाता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्रीनिट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल को जाना जाता है, तो ए इसका आंसर सही है। एक्सप्लोजिव है ये, विस्फोटक है, याद रखिएगा। TNT भी कहते हैं इसको, TNT, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो पिक्रिक अम्ल कहिए, TNP कहिए, TNP होता है, टी नहीं है, TNP, पिक्रिक अम्ल कहिए। 126 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, नहीं है पूछ रहा है, अदिश राशि नहीं है। तो आयतन जो है अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, घनत्व भी अदिश राशि है, मगर संवेग जो है इसको दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो डी जो है सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट है ये। 127 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो श्यानता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विस्कोसिटी के बारे में बताना है। विस्कोसिटी श्यानता, यह तरल और गैस दोनों का गुण है। गैस की श्यानता तरल पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों की चिपचिपाहट बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य से कम होती है। तो हमको सत्य बात बतानी है, तो यह तरल और गैस दोनों में होती है श्यानता, यही सही है, बाकी सब गलत है। गैसों की श्यानता तरल पदार्थों से तुलना में अधिक नहीं होती, कम होती है, दूसरा गलत है। तीसरा, तापमान में वृद्धि से तरल पदार्थों की जो चिपचिपाहट है बढ़ती नहीं, घट जाती है। एक आदर्श जो तरल की श्यानता शून्य से कम नहीं होती, शून्य होती है। ठीक है, तो ए सही होगा इसका। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बताना है हमको। तो ऑक्सिन है, एडेनिन है, साइटोकाइनिन है और जिबरेलिन है। तो एडेनिन नहीं है, तो इसका बी आंसर सही है। एडेनिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 129 नंबर का। 129 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित से किसके लिए किया जाता है। तो जाइलम और फाइलम के बारे में पूछता है, तो जाइलम के बारे में समझ लीजिए पहले। तो 129 नंबर का है, पहला इसका है 129 का कि जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। तो जाइलम जल पहुंचाता है, जान लीजिए। तो ठीक है पहला। एक पौधे के चारों ओर महत्वपूर्ण शर्करा, कार्बनिक यौगिक और खनिजों को ले जाने के लिए प्रजनन में मदद करता है, परागण में मदद करता है। तो ये इसका सही है 129 का, बस केवल एक ही ठीक है इसका, जाइलम का। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि मेंके सिंड्रोम किसकी कमी से होता है। तो मेंके सिंड्रोम पूछ रहा है किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से, कॉपर की कमी से या विटामिन सी की कमी से। तो कॉपर की कमी से होता है ये मेंके सिंड्रोम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो डीएनए का आरएनए में रूपांतरण, आरएनए का डीएनए में रूपांतरण, आरएनए की एक श्रृंखला बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये आरएनए से डीएनए के बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं इसको। तो आरएनए से जब डीएनए में बदलते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए में चेंज होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो रिवर्स नहीं लगता, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनना। तो बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, विटामिन कमी और बीमारियों को बताना है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होता है, 2 सही हो गया। विटामिन 1 की कमी से होता है बेरी, तो 1 हो गया। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, तो 4 हो गया। डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, तो 3 हो गया। तो 2 1 4 3 इसका सही, 2 1 4 3 इसका सी आंसर सही है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, याद रखिएगा, बच्चों में। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। पूछ रहा डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो अतिरिक्त गुणसूत्र 18, अतिरिक्त गुणसूत्र 21, अतिरिक्त गुणसूत्र 13, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, बी आंसर से, ये याद रखिएगा। तो डाउन सिंड्रोम एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 21 के कारण होता है। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है ट्रोसोमी 18 के कारण होता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 18 के कारण होता है एडवर्ड सिंड्रोम, पूछता है इसको। तो पाटुआ सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 13 के कारण होता है पाटुआ। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है किसके कारण होता है। सिंगल 10 क्रोमोजोम इन फीमेल के कारण होता है, सिंगल 10 क्रोमोजोम इन फीमेल के कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत है, अग्नाशय है, पसीना ग्रंथि है या पिट्यूरी ग्रंथि है। तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ए इसका सही है।
135 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 की रिपोर्ट की प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, गलत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, तो ये बी वाला सही है, इसका आंसर है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भी नहीं, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति जारी की जाती है। 136 नंबर क्वेश्चन है 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लक्ष्मण सिंह, मनोरंजन साहू को, डॉक्टर स्वाति नायक को, मुक्ता मणि देवी को। तो किसको दिया गया है ये? तो डॉक्टर स्वाति नायक सी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, सी ऑप्शन है डॉक्टर स्वाति नायक। नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है जरूर यूपीएससी में। तो पूछ रहा है कि भारतीय कृषि संस्थान है और स्थान है, तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइए? जोधपुर है, नागपुर है, शिमला है, करनाल है। तो जोधपुर में है, तो इसका 3 हो गया। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो करनाल में है, तो 1 हो गया। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है कि शिमला में है बताइए? तो नागपुर में क्या खेती कॉटन की दरी होती है, तो नागपुर में ही होगा, तो 4 हो जाएगा। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला में 2 हो गया, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, डी आंसर इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ना भी एक चुनौती है। ताव लल्लोह पुआन वस्त्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से। तो किससे संबंधित है ये? तो मिजोरम से संबंधित है, ताव लल्लोह पुआन वस्त्र जो है, बी आंसर ठीक है इसका। 137 नंबर क्वेश्चन है, 139 नंबर का है कि इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट जो गृहा है, ग्रीन रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है? तो पहला है, इसमें गृहा को केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, तो नहीं, ये टेरी द्वारा विकसित किया गया है, टेरी, TERI। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है ये, ठीक है, टेरी द्वारा। दूसरा है, यह डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है, दूसरा सही है इसका, तो बी सही है इसका। टेरी होता अगर और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तब ठीक होता, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार शुरू किया गया था 2008 में, 2009 में, 2011 में, 2012 में। तो कब शुरू किया गया था ये? तो 2008 में, 2009 में, 2011 में, 2012 में। तो सी इसका आंसर सही है, 2011 में शुरू किया गया था। 141 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने के साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाना है, यह कहलाता है रिले क्रॉपिंग, पंक्ति इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, गली क्रॉपिंग। तो क्या कहा जाता है? तो रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, ए से सही है। यह एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने के साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाने को कहा जाता है रिले क्रॉपिंग। 142 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो गन्ना का, शैवाल का, गुड़ का, पशु वसा का। तो शैवाल का यूज नहीं किया जाता है प्रथम पीढ़ी में, इसको थर्ड पीढ़ी में जाके यूज किया जाता है, थर्ड पीढ़ी में। तो जो एलगी है, शैवाल है, ये तीसरी पीढ़ी का ईंधन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रियो 20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो रियो 20 किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में, 1972 में, 2012 में और 2002 में। तो 1992 में पहला रियो सम्मेलन हुआ था, प्लस 20 वर्ष और जोड़ लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा? तो 2012 होगा, तो सी इसका आंसर सही है। तो रियो प्लस इसी कहते हैं।
अगला 144 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना का हिस्सा नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का योजना कौन सा नहीं है। तो पहला राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। तो कौन सा नहीं है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा। तो पूरी में से कौन सा सही है, कौन योजना का कार्य का हिस्सा है, नहीं है, नहीं पूछा है। तो कौन सा है। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो सभी है, इसमें डी आंसर सही है। 145 नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 145, किगाली संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 145 है किगाली संशोधन के बारे में। तो किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो गलत है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, पहला गलत हो गया इसी वजह से। इसका लक्ष्य 2047 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की खपत को 80% से अधिक कम लाना है। तो ये भी दूसरा ठीक है, तो बी आंसर ठीक है इसका। चलते हैं 46 नंबर, रॉटर डैम अभिसमय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला, इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों से बचाना है। तो सत्य है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरे नंबर का है कि 1989 में अपनाया गया था, ये भी गलत है। तीसरे नंबर का है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति से संबंधित है। तो ये संबंधित है, सी वाला सही है इसका, बाकी पहला दूसरा गलत है। तीसरा, यह स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण पर सम्मेलन, तो ये भी गलत है। तो सी आंसर इसका सही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति संबंधी एक अधिनियम है, वो अधिनियम का अभी समय है। अगला क्वेश्चन 147 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस कहाँ पे है, तो असम में है, तो डी का तीसरा हो गया। मौलिंग कहाँ पे है, मौलिंग कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 हो गया। मृगवानी कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है, तो 2 हो गया। और मुदुमलाई तमिलनाडु में है, तो 1 हो गया। तो 2 1 4 3 बी आंसर ठीक है इसका, 2 1 4 3 इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछ चुका है इसको। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड अधिनियम किसके अंतर्गत आता है। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नहीं, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 इसमें नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 डब्ल्यू वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ठीक है यही, सी इसका आंसर सही है। 149 है कि यह प्रावधान कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संबंधित है, किस संविधान संशोधन संबंधित है ये। 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35वां, 42वां, 44वां। तो 7वें से संबंधित है। 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह कह दिया गया था कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर का, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद निर्माण एवं समाप्ति का उल्लेख किस में है। तो 149 में नहीं है, 169 में है, ये ठीक है, 212 में नहीं है, 249 में नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है बी, इसका आंसर सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे। अगर आपका स्कोर, अगर आप मेरे कहने के मुताबिक अगर आप OMR सीट भरे होंगे और उसको जो मिलाएंगे 100 से अधिक आपका क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, तो आप सेलेक्टेड हैं प्रीलिम्स में, ये हमारी तरफ से आप समझ लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।